जो अश्विनी जो वैष्णव जी हैं, जो रेल मंत्रालय जी, सँभाल रहे हैं और जब से ये कार्यभार सँभाले हुए हैं, लोग बार-बार यही सवाल कर रहे हैं कि इतना कभी भी देखने को नहीं मिला जब से इनको मंत्री पद मिला है, कभी भी रेल दुर्घटनाएँ चाहे इस तरीके के जो हालात बनते जा रहे हैं बद से बदतर और आए दिन तमाम मीडिया में कहीं यहाँ पे ट्रेन की पटरी पलट जाती है, कभी वहाँ ट्रेन पलट जाती है, कभी यहाँ 2 ट्रेन लट आपस में टकरा जाती हैं और अब दिल्ली के अंदर ये घटना। तो आप कैसे देख पा रहे हैं सर कि अश्विनी वैष्णव जी को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, इसमें फेलियर क्यों हो पा रहे हैं वो बार-बार? क्या उस पद के मैं तो लायक ये नहीं है, कहता हूँ पा कि नहीं पा हाँ, रहे हैं, चक्कर मैं क्या है? तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले मंत्रालय है, पहले मंत्री हैं भारत सरकार में, शायद ही कोई मंत्री रेल मंत्री रहा हो, जिसके पास 2 और मंत्रालय हों। फुल फ्लेज 3 मंत्रालयों के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये रेल मंत्रालय जिसका सबसे बड़ा रेल मंत्रालय माना जाता है होम मिनिस्ट्री के बाद और रेल हुँ, मंत्रालय इसलिए महत्वपूर्ण है कि करोड़ों लोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक रेलवे में सफर करते हैं। रेलवे का इतना बड़ा रख रखाव 24 घंटा रेल चलती है, रेल कभी सोती नहीं है। उस हुँ, मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो इनके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय है, इनको आईटी मिनिस्ट्री। आईटी मिनिस्ट्री में जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। ये भी पता लगा दुनिया की, भारत की तो नाक कट गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की जो टेक्नोलॉजी तैयार करने में चीन हमसे कहीं आगे निकल गया और आप जो है जो लकीर है, लकीर पीटे जा रहे हैं अंधेरे में। तो आप मंत्री जो अगर आईटी मिनिस्टर है तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे चुनौतीपूर्ण कामों में अपना समय देना चाहिए, ना कि आप इस तरह के जो भारी भरकम मंत्रालय, रेल मंत्रालय आपको सौंपा हुआ है। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि अश्विनी वैष्णव के रहते हुए बालासोर जो दुर्घटना हुई है उसमें हुँ, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। बाकी बाकी कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जब रेलगाड़ियां पटरी से ना उतरती हों, रेलगाड़ियों की आपस में टक्कर ना होती हो, रेलगाड़ियां ये स्टेशन पर खड़ी दूसरी गाड़ी पे ना भिड़ जाती हो और यात्री सुविधाओं की शिकायतें पूरे देश से कोई ऐसा रेल नहीं है जिसमें यात्रियों के खाने पीने की असुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। रेलों का किराया लगातार बढ़ रहा है। इस देश का आम गरीब आदमी रेलों में सफर नहीं कर सकता है। रेलों के किरायों में आपने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, पता लगा, मेरे को कोई रेल मंत्रालय का अधिकारी बता रहा था कि सारी रेलवे जो वंदे भारत है उसके किराए इतने ज्यादा है कि वो जो है आम आदमी की पहुंच से दूर है, लोग उसमें चढ़ ही नहीं रहे। तो रेलवे के किराए इतने ज्यादा हैं, वो खाली चल रही है और उसमें लोग नहीं जा रहे हैं और देश के टैक्स पेयर का पैसा, रेलवे की जो एसेट्स है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और निजीकरण जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में जो की काम हो रहा है कि निजीकरण, अंधानुकरण हो रहा है, अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है और हर चीज को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। जो प्राइवेट वाले जो रेलवे के निजीकरण से जो लोग मलाई काटेंगे, उनका उनकी जो नजर है वो उस पर नहीं है। उनकी नजर है रेलवे के पास जो बेहिसाब जमीन है भारतवर्ष में, तमाम रेलवे स्टेशनों के पास जो जमीन है उस पर पूंजीपतियों की नजर है। बड़े बड़े जो पूंजीपति, उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते हैं, उन सब की नजर है उस जमीन पर, नजर रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने पर नजर नहीं है। प्राइवेट रेलगाड़ियां चल रही हैं, उसमें वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च हुआ है वो किसी प्राइवेट कंपनी का पैसा नहीं खर्च हुआ है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा उस पर खर्च हुआ है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल की पटरियां सरकार के गरीबों के पैसे से बनी है और उस पर जो रेलवे चल रही है वो प्राइवेट रेल है, जो धन्ना सेठों की रेल है वो चल रही है। जी, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये भी है जैसे आपने कहा कि उनके पास और भी मंत्रालय है, और भी जो है जी, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और जो रेल मंत्रालय जो कहा जाता है और जैसे आपने कहा कि गृह मंत्रालय के बाद एक बड़ा जो है पद ये भी माना जाता है और फिर इतना बड़ा पद इनको मिला है और उसके बाद और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या कोई और व्यक्ति नहीं बचा है जिनको ये रेलवे विभाग का जो है ये भारी भरकम जो ये पद है, किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए? जिससे कम से कम सुचारू रूप से ये
सुविधाएँ तो मिले ना जनता को कम से कम। जी, नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं 2 एक बातें पिछले प्रश्न में बोलना भूल गया था कि इनके पास जो मंत्रालय है, इनके पास रेल मंत्रालय है, इनके पास इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसको आईटी मिनिस्ट्री बोलते हैं वो है, और इनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय है। सूचना प्रसारण मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट संवेदनशील मंत्रालय माना जाता है, जो एक भारत सरकार में जो सूचना क्रांति है, उसके उसको देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है भारत सरकार की। और उसके अलावा चौथी जो जिम्मेदारी है इनके पास वो है कि कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद ये मीडिया को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, क्योंकि कैबिनेट के जो फैसले हैं उसके बारे में पत्रकारों को बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास इस समय मोदी सरकार में 4-4 मंत्रालय है, और अभी अभी मोदी सरकार में या मोदी जी का ये आंख कान नाक सब है ये, क्योंकि मोदी सरकार कुछ भी करती है तो ये जिसको कई लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि मोदी सरकार इनको एलन मस्क बताते हैं, अपना एलन मस्क है हमारे। तो एलन मस्क की ये हालत है कि आपने उसको इतना जो इतने बोझ से लादा हुआ है, कौन सी इनके अंदर खूबी है। ये रिटायर्ड ये ब्यूरोक्रेट थे, ये आईएएस ऑफिसर थे उड़ीसा कैडर के, यही इनके क्वालिफिकेशन है। इनके जो मंत्रालय में ये क्योंकि किसी बड़े उद्योगपति के क्लोज है, ये अपनी जो नौकरी जब इन्होंने ये कर रहे थे तो देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे इनकी बड़ी दोस्ती थी, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की रिकमेंडेशन से इनको मोदी के साथ अटैच किया गया है, ताकि उन उद्योगपतियों के काम करते रहे। ये देश के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये देश के उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा इनका आचरण बताता है कि क्योंकि ये रिकमेंडेशन में, उद्योगपतियों के रिकमेंडेशन में मोदी सरकार में 4-4 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का जो प्रतिभा का पतन है, मोदी सरकार में कोई ऐसा कैपेबल लोग नहीं है, या तो मोदी सरकार उन पर भरोसा नहीं करते हैं। जितने सांसद है जिनको पिछली बार भी मंत्री बनाने का लॉलीपॉप दिखाया गया था, क्या 4-4 मंत्रालय, 4-4 जिम्मेदारियां कितनी जरूरी है कि एक ही मंत्री के ऊपर आप लाद दे। वो कब उठते होंगे, कब वो किस मंत्रालय के बारे में कब क्या करेंगे। तो इस तरह का जो मोदी सरकार प्रतिभाओं का पतन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई काबिल लोग हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, या मंत्री बनाने से वंचित किया गया, या उनकी जो प्रतिभा का जो जिसको कहते हैं कि उपयोग करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का काम होता है कि अपने जो साथियों की प्रतिभा का उपयोग करें। तो ये 4-4 मंत्रालय देकर के कौन सी प्रतिभा का उपयोग हो रहा है, मैं तो समझने में विफल हूं, नाकाम हूं। और पूरा देश सवाल पूछ रहा है, सवाल पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस तरह के जो फेलियर वाले जो मंत्री है, इनका जो झोली है, बस अश्विनी वैष्णव की जो झोली में विफलताओं के अलावा, फेलियर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है इनके पास दिखाने को, देश को बताने को कि इन्होंने एज ए रेल मंत्री क्या किया। और इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी या तो इनको इस्तीफा देने को कहना चाहिए, अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो इनको मंत्रालय से ड्रॉप कर देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि इस तरह के लोगों को जो इनकम्पिटेंसी कर रहे हैं, जो फेलियर कर रहे हैं, जो सरकार की बदनामी कर रहे हैं, जिनके साथ ना चलती हुई रेलगाड़ी संभाली जाती है, ना खड़ी हुई रेलगाड़ी संभाली जाती है, ना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में, रेल के इंतजार में लोग सुरक्षित है, तो फिर लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। जी। तो सर आपको लगता है कि जो है या तो जो है अश्विनी वैष्णव जी को जो है नागरिकता के आधार पर जो है मेरे हिसाब से उनको या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, या क्या लगता है कि सरकार इस पे जो है निर्णय लेकर के क्या लगता है खुद ही बर्खास्त कर देगी? नहीं, 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 ये चीजें, ये उम्मीद हमारे आपके दर्शक ना करें कि सरकार में और इस मंत्री में इतनी नैतिकता बची है। 300 से ज्यादा लोग, कई लोग, दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इनके रहते हुए, दर्जनों। आप लिस्ट निकालिए पिछले, जब से ये मंत्री है तब से लिस्ट निकालिए और देखिए कि अगर इनको थोड़ा सा भी शर्म होती और पद का लोभ नहीं होता तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, 300-350 लोग मर गए, उसमें सैकड़ों घायल हुए। ये तभी ये चाहते तो तभी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इनसे इस्तीफा ले लिया जाता। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में थोड़ा सा भी लाज है कि ये सरकार इस तरह के मंत्रियों को उनकी विफलता के आधार पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेगी या हटाएगी। तो ये तो फेलियर है इस सरकार का। मुझे लगता है कि मोदी जी के चूंकि ये मंत्री है और अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है, जो कलेक्टिव कैबिनेट की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो संयुक्त जिम्मेदारी है कैबिनेट के फेलियर्स की, मंत्री के फेलियर्स की, वो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री की होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसे इनकम्पिटेंट, अयोग्य मंत्री को अगर कुर्सी पे बना के रखा हुआ है
तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी का फेलियर, और मुझे लग रहा है ये मामूली घटना नहीं है पूरे देश में। अगर आज इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो अगर केरल में कोई रेल चल रही है, उड़ीसा में या कलकत्ता में या बंगाल में या बिहार में या राजस्थान में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, केरल में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी कोई रेल चल रही होगी, तो ये डर डर का भाव हर एक रेल यात्री के मन में होगा कि क्या मैं सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच जाऊंगा, क्या मैं सुरक्षित अपने नौकरी पे पहुंच जाऊंगा, क्या ये सुरक्षित मैं अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच पाऊंगा, मैं शादी पे। कल की घटना में ये पता लगा कि शादी ब्याह में भी लोग, बहुत सारे लोग जा रहे थे, वो कोई अकेले रेल यात्री, कुंभ की यात्री नहीं थे, वो शादी ब्याह में, पारिवारिक समारोह में लोग जा रहे थे। कई लोग छुट्टी लेके जा रहे थे क्योंकि संडे सैटरडे की छुट्टी थी, तो लोगों ने कहा चलो घर हो आओ। तो सवाल ये है कि आपने कुंभ मेले में पूरे देश से आपने लोग बुला दिए और आपने उसके प्रबंधन नहीं किए, भीड़ का नियंत्रण करने के लिए आपने व्यवस्था नहीं की। अगर ट्रेन आपकी कैंसिल हो रही है तो समय पर आप कैंसिल कीजिए। और इस तरह के जो भगदड़ होती है या भीड़ को रोकने के लिए आप भीड़ को स्टेशन के अंदर रोक रहे हैं। आपको जब इस तरह की कैंसिल होती है तो कैंसिल की सूचना आप पहले दे दीजिए, ताकि स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को रोक सके, ताकि उतने ही लोग जाए स्टेशन के अंदर, ताकि वह भगदड़ की स्थिति ना बने। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फेलियर है, और इस फेलियर को दबाने के लिए जिस तरह से चालें रची जा रही हैं, जिस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, जिस तरह से एक किस्म से सत्य छिपाने की कोशिशें हो रही हैं, और सबसे बड़ी और बुरी बात तो यह है कि मीडिया को सूचनाएं, खबरें कवर करने से रोका जा रहा है, जबकि मीडिया का इस्तेमाल तो लोगों को जागरूक करने में, घायलों का इलाज कराने में, घायलों के जो रिश्तेदार हैं उनको सूचनाएं भिजवाने में करना चाहिए। अब हालत यह है कि लोगों को घंटों लग गए, पूरा दिन आज भटकते रहे लोग, अपने जो मिसिंग लोग हैं, जो खो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए लोग तलाशते रहे। अगर मीडिया होता, मीडिया को अलाउ किया होता, हॉस्पिटल्स में कौन घायल है, कौन भर्ती है, कौन नहीं है, अगर इसकी सूचना बाहर मीडिया को जानकारी देंगे तो मीडिया लोग स्टूडियो से पढ़ेंगे नाम उनके कि ये इतने साल के ये सज्जन है, अपना नाम ये बता रहे हैं, ये यहाँ इस बेड पर इस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सवाल ये कि ये सरकार छिपाती क्यों है, ये सरकार सूचनाएं क्यों छिपाती है? और मुझे लगता है कि ये जो सूचना छिपाने की जो बीमारी है इस सरकार को, वो भस्मासुर साबित होने जा रहे हैं सरकार को, क्योंकि ये कुंभ मेले में और इस यहाँ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो हादसा हुआ, ये सूचनाएं छिपाने सरकार को भारी पड़ रहा है, क्योंकि वही सूचना छिपाएंगे तो अफवाहें फैलेंगी तो भगदड़ मचेगी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यही हुआ। जी सर, आपको क्या लगता है कि जो कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची और उसका जो पैटर्न है, और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची उसका जो पैटर्न है, क्या लगता है कि ये दोनों पैटर्न को एक करके देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जो भीड़ जा रही थी, वो भीड़ कोई अमृतसर गोल्डन टेम्पल थोड़ी जा रही थी, वो जो है स्वर्ण मंदिर थोड़ी जा रही थी। जो भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, वो सारी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जो कैंसिल हुई, जो रेगुलर ट्रेन थी उसमें भी कुंभ मेले में प्रयागराज जो जा रहे थे, कोई लखनऊ जा रहा था, कोई प्रयागराज जा रहा था। तो ये सवाल ये है कि ये जो पैटर्न है, मतलब भीड़ कंट्रोल करने का, जो अयोध्या में जो प्रयागराज में हुआ 29 तारीख को जो दुखद हादसा हुआ, उसमें तो 30 लोगों की आधिकारिक जानकारी दी सरकार ने। उसके बाद तो कोई जानकारी नहीं है कि 300 लोग मरे या इससे ज्यादा भी मरे, कोई सूचना नहीं है, और सूचनाओं को दबा दिया सरकार ने, किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। कई लोग जो मिसिंग है, जिनके फैमिली वाले, वो वहां भी भटक रहे हैं और वही लोग यहाँ भी भटक रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब क्राउड की सिचुएशन होती है, जिसको स्टैम्पेड बोलते हैं, तो स्टैम्पेड को नियंत्रण करने के लिए वहां भी कोई अरेंजमेंट नहीं था, ना यहाँ कोई अरेंजमेंट था, और ये सारे लोग वहीं जा रहे थे, और पूरे देश से आप लोगों को बुला रहे हैं, विज्ञापन देके बुला रहे हैं, अफवाहें फैला के बुला रहे हैं कि आइए आइए, करोड़ों लोग आइए, 50 करोड़ आ गए, 55 करोड़ आ गए। और फिर आपके जो महामंडलेश्वर है, और जो आपके सो कॉल्ड जो आपके जो पार्टनर है, वो बोलते हैं, वो ये भी कहते हैं कि साहब जो यहाँ कुंभ मेले में नहाने नहीं आएगा वो नरक में जाएगा, और वो देशद्रोही है। जब इस तरह का वातावरण पूरे देश में आपने कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरह का पैटर्न है इस जो अयोध्या कुंभ मेले में, सॉरी प्रयागराज के कुंभ में हुआ, वही पैटर्न यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, वही पैटर्न बाकी जगहों पर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 50 संवेदनशील रेलवे स्टेशन है भारत में, जो इतने, जहां पर भीड़ आती है, क्या व्यवस्था है आपकी, क्या प्रबंधन है आपका रेलवे में? मतलब रेलवे की सुरक्षा की क्या गारंटी है कि लोग सुरक्षित अपनी जगहों पे पहुंच जाएंगे? तो इस सरकार का फेलियर्स की बहुत लंबी सूची है, और कुंभ मेले के प्रबंधन को लेकर के जो इनका
जो पालतू जो मीडिया है, जो 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 जिनको ये इस तरह से लालच दे करके और विज्ञापन दे करके जो ये पालन पोषण करते हैं, वो मीडिया तो कह रहा है कि लोगों का फेलियर है। बड़ा शर्मनाक बात यह है कि जो लोग कुंभ मेले में जा रहे थे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे, कुछ टीवी चैनल और उनके ट्विटर्स के जरिए और कुछ लोग जो इनका जो आईटी सेल है, वो तो इसी तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये जो है ये जनता का फेलियर है। अरे जनता का फेलियर नहीं, ये फेलियर सरकार का है। ये आप बुला रहे हैं उनको विज्ञापन देके, होर्डिंग लगा के, आप अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज पहुंचिए और लोग प्रयागराज में धक्के खा रहे हैं। कोई घाट पर गंदगी का पूरा अंबार छाया हुआ है पूरे प्रयागराज में। तो सवाल ये है कि आप लोगों को बुला क्यों रहे हैं? क्यों आपने इस अंधविश्वास में लोगों को धकेल रहे हैं कि आप आइए, नहीं तो आपका जो पाप है वो पाप उतरेगा नहीं आपका। आपने पाप धोने के लिए आप यहाँ आइए। इस तरह के आप जब आडंबर और माहौल, एक राजनीतिक पॉलिटिकल माहौल का विस्मरण आप इस तरह से करेंगे, तो मुझे लगता है इस देश का ना समाज का हित होने वाला, ना देश का हित होने वाला, ना रेलवे का हित होने वाला। और इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं, उनसे सबक नहीं सीखा जा रहा है। और अश्विनी वैष्णव के तो जो सूची है, इनकी विफलताओं की सूची में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। और इसके बाद भी अपोजिशन पार्टीज के तमाम तरह के जो रिएक्शन है वो इसी तरह इशारा करते हैं कि ये सरकार जो है खबरों को छिपाने में, दुर्घटनाओं को मिसमैनेजमेंट करने में, दुर्घटनाओं के फैक्ट मीडिया को बताने में या मीडिया पर पाबंदी लगाने में, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई सफलता है। विफलता ही विफलता है इस सरकार की झोली में है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों को दिया। और जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव को लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब से ये मंत्री पद संभाले हैं, तब से इतनी सारी घटनाएँ पे घटनाएँ आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन सरकार जो है, उन पे जो है निर्णय क्यों नहीं लेती है? क्या उनको जो है बर्खास्त नहीं किया जा सकता, या खुद इतनी नैतिकता नहीं बची है अश्विनी वैष्णव जी के पास कि वो खुद इस्तीफा दे दें? फिलहाल जो है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे, इनकी बातों को सुनकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर कोई सवाल है, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डे न्यूज़। धन्यवाद।